चारधाम यात्रा के बीच बिगड़ा मौसम, सीएम धामी की यात्रियों से अपील, मौसम देखकर करें यात्रा। केदारनाथ धाम के लिए 15 जून तक नए पंजीकरण पर रोक। फिर यमुनोत्री धाम की यात्रा हुई शुरू, कल लैंडस्लाइड के 15 घंटे बाद खुला मार्ग, बारिश के चलते कई डेंजर जोन भी सक्रिय। प्रदेश में आज भी ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहने का अनुमान, पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका, लगातार बारिश से देहरादून के तापमान में भारी गिरावट। लक्सर के तालाब में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, शिनाख्त में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको खबर बता दें, जहां सीएम धामी ने मौसम को देखकर यात्रा करने की यात्रियों से अपील की है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए 15 जून तक नए पंजीकरण पर भी रोक लगा दी है। तीर्थयात्री 16 जून के बाद ही यात्रा के लिए अब पंजीकरण कर सकेंगे। प्रदेश में अब तक 38.87 लाख से अधिक तीर्थयात्री जो है अपने पंजीयन करा चुके हैं। तो देखिए, मौसम के मिजाज को देखते हुए अब सीएम धामी ने यात्रा मौसम को देखकर करने की अपील की है यात्रियों से। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए 15 जून तक नए पंजीकरण पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं अब आपको बता दें कि 16 जून के बाद ही जो यात्री रहेंगे पंजीकरण करा सकेंगे। प्रदेश में अब तक अगर बात की जाए तो 38.87 लाख से अधिक तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। तो मौसम लगातार बदल रहा है और इसी के चलते अब सीएम धामी ने सभी यात्रियों को अलर्ट किया है। कहा गया है कि मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। आपको बता दें कि पहले भी अगर बात करें तो लैंडस्लाइड यहां पर देखा गया था, जिसके चलते यात्रा मार्ग बाधित हो गया था और घंटों बाद यात्रा मार्ग को खोला गया था। तो ऐसे में अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है यात्रियों से कि मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। केदारनाथ धाम के लिए 15 जून तक नए पंजीकरण पर भी इसके चलते अब रोक लगा दी गई है, क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं यात्रियों की जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर मौसम खराब रहता है तो यात्रा करना कहीं ना कहीं काफी डेंजर हो सकता है। तो इसी के चलते सीएम धामी ने अब अपील की है लोगों से कि मौसम को देखकर ही यात्रा करें। 15 जून तक के लिए नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते अब जो यात्री है 16 जून से ही नए पंजीकरण करा सकेंगे। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। खतरे को देखते हुए सीएम धामी ने अब यात्रियों से अपील की है कि मौसम देखकर ही यात्रा करें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो है यहाँ पर चारधाम यात्रा चल रही है, साथ ही साथ जो मौसम है, मौसम भी लगातार मौसम में बदलाव जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। तो वही देखा जाए तो जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है उस दौरान मौसम लगातार करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है और जो बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी होने की वजह से जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने यहाँ पर अपील की है कि जो भी यात्री अगर यहाँ पर निकलते हैं यात्रा करते हैं तो उनको मौसम के हिसाब से ही जो है वहां से बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है कि अपील की गई। और इसी के साथ विनय, अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो तीर्थ यात्रा अगर केदारनाथ की देखी जाए तो सबसे बड़ी सुरक्षा मौसम की ही रखी जाती है, क्योंकि अधिकतर अब देखने को आता है कि कई अप्रिय घटनाएं मौसम के चलते वहां पर देखने को मिली है बीते कुछ सालों में। तो ऐसे में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की वहां पर देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए बदलते मौसम के चलते जिस तरीके से लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उससे काफी जो दिक्कतें हैं मौसम को देखते हुए जो है लोगों को यहाँ पर आ रही है। और तैयारियों की अगर बात करें तो लगातार तैयारियां हैं, उसके लिए यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जो है निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी तरह की असुविधा जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को ना हो। और साफ तौर पर उन्होंने मौसम विभाग के जो निदेशक हैं और उनका भी साफ अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है कि इस दिन जो है
तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको देखते हुए जो है यहाँ पर लगातार मौसम किस तरीके से बदल रहा है, उस पर सीएम धामी जो है वो भी विचार करने की बात यहाँ पर अपनी जनता से जो है अपील कर रहे हैं। विनय, अगर बात करें, हालांकि केदारनाथ की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क दिख रही है अगर बात करें प्रशासन, तो क्योंकि अब नए पंजीकरण पर भी रोक लगा दी गई है 15 जून तक के लिए, और 16 जून से नया पंजीकरण हो सकेगा। यात्रियों से अपील की जा रही है कि मौसम को देखकर यात्रा करें। लेकिन केदारनाथ के अलावा अगर हम ऋषिकेश में भी देखते हैं तो गंगा स्नान के लिए काफी भीड़ वहां पर देखने को मिलती है यात्रियों की। मौसम ऐसे में बदल रहा है, अगर अधिक बारिश होती है तो क्या कुछ गाइडलाइन वहां पर दी गई है? क्योंकि ऋषिकेश घाट पर काफी भीड़ भाड़ देखी जाती है और ऐसे में जलस्तर बढ़ना भी स्वाभाविक है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम लगातार यहाँ पर बदलता हुआ दिखा रहा है, सीएम जो है वो भी यहाँ पर जनता से अपील कर रहे हैं। आपको पर आपको बता दें कि अब जो ऋषिकेश की अगर बात करें, ऋषिकेश में भी जो है श्रद्धालु अगर पहुंचना हो तो वहाँ पर बारिश के दौरान जिस तरीके से यहाँ पर पानी का जो जलस्तर है, जलस्तर बढ़ जाता है नदी का, तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो टीमें हैं, टीमों को भी अलर्ट मोड पर यहाँ पर सरकार द्वारा रखा गया है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर काम करना है, और कोई भी किसी तरह की जो दिक्कत है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं को ना आए, इसके लिए जो भी रेस्क्यू टीम है और जो भी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार उनको निर्देशित जो है यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है सरकार पूर्ण रूप से अलर्ट है जिस तरह से मौसम बदल रहा है, और अगर और भी तैयारियों अगर देखें तीर्थयात्रियों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ऐसी तैयारी पूरी प्रशासन की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। तो देखिए, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है। अब भी अपील की गई है कि मौसम को देखकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगले 2 वर्षों में पॉली हाउस योजना के लिए 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में पर्यटन और तीर्थयात्री के रूप में आने वाली करीब 7 करोड़ फ्लोटिंग आबादी की सुविधा और संसाधन के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग की मांग की है। उन्होंने पर्यावरणीय सेवाओं के लिए राज्य को ग्रीन बोनस देने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड को भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ अगले 5 साल तक देने की मांग की गई है। आयोग में चूंकि यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, और जब तक चूंकि जो वित्तीय आवंटन है वो ठीक प्रकार से नहीं हो जाता राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, तब तक हमको जो है ग्रीन बोनस दिया जाए। और जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है उसके बारे में भी मैंने अनुरोध किया है कि हमको जो है जितनी यहाँ की जनसंख्या है उससे 5-6 गुना ज़्यादा जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु पर्यटक आते हैं, उनका सबका इंतजाम करना पड़ता है। और साथ ही जो राज्य के अंदर औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है, वो योजना चूँकि 2022 तक थी, 17 से शुरू हुई थी, उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है। और भी कई सारे। तो मसूरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। माल रोड के साथ ही अन्य जगहों पर भी जलभराव होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जगह जगह मलबा आ गया है। विश्व प्रसिद्ध केम्प्टी फॉल भी उफान पर है। प्रशासन ने केम्प्टी फॉल में पर्यटकों के जाने पर भी अब रोक लगा दी है। तो मूसलाधार बारिश मसूरी में देखी गई है, जिसके चलते केम्प्टी फॉल में जाने पर अब रोक लगा दी गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिस तरह से जलभराव की स्थितियां बन रही है और परेशानियां लोगों को हो रही है, और इसी को देखते हुए केम्प्टी फॉल में जाने पर अब रोक लगा दी गई है। खटीमा में कीलपुरा रेंज के अंतर्गत वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से वेद की तस्करी की जा रही है। बता दें कि आपको कीलपुरा रेंज के आसपास भोली भाली जनता और महिलाओं को बहला फुसलाकर रोजगार देने के नाम पर वन माफिया जंगल में वेद कटवाकर गांव में ही इकट्ठा कर रहे हैं। बाद में वेद को बाहर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। वेद की तस्करी हो रही है कीलपुरा रेंज से, तो इसके लिए हमारा स्टाफ पूरा प्रयासरत है। और इसके क्रम में हमने कल 7 गट्ठर जो है उनके पकड़े भी। इसमें मुख्य रूप से महिलाएं जो हैं जंगल में जाकर उसको बैन को काट के ला रही हैं और अपने घरों में उसको छुपा के रख रही हैं।
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा पर सरकार की तैयारियों पर प्रश्न खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री यात्रा की तैयारियों के समय कर्नाटक दौरे पर घूमने में व्यस्त रहे और पर्यटन मंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा स्थानीय व्यवसाय से जुड़े लोगों को और यात्रियों को झेलना पड़ रहा है। मैं इसीलिए लगातार दौरे कर रहा हूं। मैं महीने में कम से कम 25 दिन यात्रा में रहता हूं और कोशिश करता हूं कार्यकर्ताओं से मिलूं और उनको अवेयर करूं उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति। और कांग्रेस को हम हल्के हल्के कैडर को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि नेता और संगठन में जो फर्क है वो समझ में आए और जो भी लोग पदों में बैठे वो संगठन की इज्जत करना सीखें। और जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष और हमारे बूथ कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनको इज्जत मिले, उनकी सुनी जाए, तभी पार्टी मजबूत होगी। और मैं उसी काम में लगा हूं। हल्द्वानी की भीमताल विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कुमाऊं कमिश्नर से मुलाकात की। विकास प्राधिकरण के नियम में बदलाव को लेकर उन्हें यह मुलाकात रही। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों ने बताया कि क्षेत्र में विकास प्राधिकरण के तहत 60 मीटर की अनुमति मिली है। एग्रीकल्चर भूमि आबादी क्षेत्र में आने के बाद भी निर्माण कार्य की परमिशन नहीं दी जा रही है। स्थानीय युवा अपनी ही जमीनों पर रोजगार के लिए होम स्टे नहीं बना पा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों ने कमिश्नर से स्थानीय लोगों को कुछ छूट दिए जाने की मांग की है। युवा है या इस तरह जो भी कोई बाहर से फौज से आ रहा है या कोई भी आ रहा है तो अपना मकान नहीं बना सकता है। रोक लगी है, ये रोक हटनी जो 60 स्क्वायर मीटर में मकान बने उसकी भी परमिशन नहीं दी जा रही है। और वो गांव का किसान और गांव का जो ग्रामीण है वो अपनी ज़मीन में अगर मकान नहीं बनाएगा तो बनाएगा कहाँ। ये हम जो नियमों के अनुसार इसमें परमिशन और दी जाए और ताकि गरीब किसान अपना मकान, अपना आशियाना बना सके। सबसे अहम मुद्दा क्या है, हमारी कोई भी सरकार है, सरकारें कहती है आप होम स्टे बनाइए, आप पहाड़ों में युवाओं को रोजगार दीजिए। अब एक युवा होम स्टे अगर बनाएगा, उस होम स्टे की परमिशन ही नहीं मिलेगी, उसे प्राधिकरण बंद कर देगा, सील कर देगा, तो कहाँ से युवा रोजगार पाएगा, कहाँ से हो पाएगा, ये तो समझना होगा। जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें अगर कोई आबादी में है, आबादी में दर्ज है या फिर आबादी का रूप उस जगह ने ले लिया है, तो 60 स्क्वायर मीटर्स तक की परमिशन है कि वो उतना घर बना सकते हैं। जो वर्तमान मास्टर प्लान प्रपोज्ड है उसमें इन आपत्तियों को एग्जामिन करेंगे और उस पर एक कॉल लिया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर बिगड़ता मौसम प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। यात्रियों की परेशानी भी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने 2 जून तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी यात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा शुरू करने की अपील की है। सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम, चूंकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं खराब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं तो हम लोग भी परेशान होंगे। और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांव गूंजी में तैयारी तेज की गई। आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड वासियों को बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने कहा कि जब भी पीएम राज्य में पहुंचते हैं तो कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देके जाते हैं। हाल ही में राज्य को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी गई। उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री इस बार भी आएंगे तो कुछ सौगात उत्तराखंड को जरूर दे जाएंगे। सीएम ने कहा कि पीएम का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के देश में 51 जगह पर रैली होनी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी पीएम का दौरा रहेगा। भर के अंदर उनके कार्यक्रम होने हैं, तो उस कार्यक्रमों की श्रृंखला में उत्तराखंड वासियों को भी हमेशा उनका इंतजार रहता है कि वो उत्तराखंड आएँ और यहाँ की भूमि से उनका विशेष लगाव है। और उसके कारण से वो जब भी उत्तराखंड आए हैं तो उत्तराखंड को सौगात देकर गए हैं। अभी हमको वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है, उन्होंने 9 रत्न दिए हैं विकास के। निश्चित रूप से इन सब के कारण से हर उत्तराखंड वासी उनका इंतजार करता है। वो आएंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोगों से मिलेंगे भी और आगे के कार्यक्रमों को भी बढ़ाने का जो है उनका आह्वान रहता है हमें।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर अपने संगठन के कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी के कार्यक्रमों से डरती है, इसलिए तो अब भी महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों से कांग्रेस घबरा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कर्नाटक चुनाव से पहले ही अपने महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तय कर ली थी। उस रूपरेखा के तहत सभी पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। देखिए, कांग्रेस हमारे कार्यक्रम से घबराती है। हमारे कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहते हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले हमारे महासंपर्क अभियान की योजना बन चुकी थी और उस कार्यक्रम को हमने व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से अभी कार्यक्रम लिए हैं। इसके साथ साथ हमने हर क्षेत्र के विशिष्ट नागरिकों से भी संपर्क का अपना लक्ष्य तय किया है और उसकी सूची हमारी बन रही है। कल विधिवत रूप से प्रांत में हम कुछ प्रयास करें, कुछ नाम हम कल उजागर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे प्रत्येक लोकसभा के अंदर हमारे सांसद हो गए, केंद्रीय मंत्री, हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रयास होंगी। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री अपना परिवार, अपना विकास की नीति को दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्र की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम तय किए गए हैं। 7 स्थानों में मीडिया प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। वहीं 20 से 30 जून तक जनता से सीधा संवाद होगा। पूरे देश भर में 500 से अधिक सभाएं, मैंने आपको जानकारी में बताया है। ये लोकसभा स्तर की सभाएं, बड़ी सभाएं 51 की इसमें राष्ट्रीय हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी रहेगी, लेकिन लोकसभा स्तर पर भी उन्होंने बड़ी सभाओं का आयोजन किया है। तो ऐसी हमारी 5 लोकसभा के अंदर ये सभाएं होंगी, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। 600 से अधिक प्रेस पूरे देश में होनी है। तो स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि लोकसभा केंद्रित है, तो हमारे यहाँ भी प्रत्येक लोकसभा के अंदर हमने 7 स्थानों पर की अपनी प्रेस की व्यवस्था इस रूप में की है। हमने प्रत्येक जिला केंद्र पर जो हमारे महासंपर्क अभियान की टोली है, वो जिला केंद्र पर उस भाषण को सुनेगी कि वो विषय लेकर फिर हम नीचे तक जाएंगे। जनपद उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं का अवैध कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने की बारी आ गई है। जी हां, क्योंकि वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार से 8 ट्रैकिंग अस्थायी बैरियर पास करा लिए हैं। बस अब इंतजार है तो धामी सरकार के बजट पास करने का, जिसके बाद अस्थायी बैरियर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और 24 घंटे अधिकारी इन बैरियर के माध्यम से अवैध खनन और अवैध कारोबार पर शिकंजा कस सकेंगे। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चंपावत के बनबसा में यूपी सिंचाई विभाग ने शारदा बैराज के पास बेलबंद गोठ वासियों को नोटिस जारी कर दिया। 1 सप्ताह में भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने 68 परिवारों को नोटिस दिए हैं। इससे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों में खलबली मच रही है। बता दें कि बेलबंद गोठवासी सालों से यहां राज कर रहे हैं। बरसात में बाढ़ के समय वे प्रशासन की मदद भी करते हैं, लेकिन सरकारी नोटिस मिलने से उन्हें बेघर होने का डर सताने लगा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें भूमि का मालिकाना हक भले ही ना मिले, लेकिन उनसे उनका घर ना छीना जाए। वहीं यूपी कैनाल के एसडीओ प्रशांत कुमार ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों की आपसी सहमति के बाद कार्यवाही शुरू की गई है। मजदूरी द्वारा बुलाया गया था, बोले आप यहाँ झोपड़पट्टी डाल के वो लोग यहाँ पर रहे थे। ठीक, अब उन्हें छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, नाती नतकर हैं, हमारी पीढ़ी से पीढ़ियाँ गुजर गई। अब हम कहाँ को जाएंगे? हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य सारा बेकार हो जाएगा। कहाँ जाए? हमारे ऊपर तो छत भी नहीं है, कहीं ताश पातन भी नहीं कि जाके कहीं ठिकाना कर लेंगे अपना। कहाँ को जाएंगे? हमारी तो धामी जी से यही है कि हमें यहीं रहने दें। स्थिति सर ऐसा है कि सन 1922-23 के दशक से किसी की तीसरी पीढ़ी है, किसी की चौथी पीढ़ी है, और सरकार ने हमको बिजली, पानी, जितनी भी व्यवस्थाएं थीं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोदय से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि इनको कहीं भी आशियाना दिया जाए, इनको सर छुपाने की जगह दी जाए, व्यवस्थित किया जाए। उच्च अधिकारियों की वार्ता हो रही है आपस में, दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों का। जैसा भी निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे।
चमोली जिले के तहसील में पूर्व सैनिकों ने पेंशन विसंगति को लेकर एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया। सरकार को अपने अपने संगठनों के माध्यम से पत्राचार और रेडियो से अपनी बात पहुंचवाने की कोशिश की। उसके बाद पूर्व सैनिक संगठनों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। सभी संगठनों का कहना है कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो यहां धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इस दौरान दसौली ब्लॉक के पूर्व सैनिक संगठन के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे जंतर मंतर के 100वां दिन पूरा हो रहा है। इसी के अनुसार हमें आदेश हुआ कि आप तहसील स्तर पर अपने ब्लॉक में और अपने एसडीएम साहब या तहसीलदार को वही जितने ज्ञापन हमने आज तक सौंपे गए हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को, उन ज्ञापनों का हमने उसमें उल्लेख किया है। तहसील स्तर पर एसडीएम साहब या तहसीलदार के थ्रू हमें इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है कि आप इस पर कार्रवाई की, हमारे ज्ञापन गए कहाँ हैं। 20 फरवरी से हमारा आंदोलन शुरू हो गया था ORP 2 के माध्यम से, क्योंकि ORP 1 में जो JSUs अदर्स रैंक पब्लिक ऑफिसर्स उसमें इतनी विसंगतियाँ थी, उनका 50% ऑफिसर्स का बढ़ा और JSUs और अदर्स रैंक का किसी का 22, किसी का 19, किसी ऐसे हमारा हमने जो तालिका बनाई थी उसके आधार पर हमने ये पाया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। 30 तारीख को हमको पूरे 100 दिन हो गए धरना प्रदर्शन में, जंतर मंतर में। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम जो है हर छोटे लेवल तक, ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक जाएंगे और अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार से क्रमबद्ध निवेदन भी करते हैं। तो हल्द्वानी में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने प्रदेश के कई क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च कोतवाली परिसर से शुरू होकर पटेल चौक, गांधीनगर, सदर बाजार और हल्द्वानी के कई अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में निकाला गया। वहीं मौके पर हो रहे अतिक्रमण को भी पुलिस ने हटाया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक हरवंश सिंह ने बताया कि जिस तरह से शहर के अंदर अतिक्रमण हो रहा है उसको देखते हुए लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और जो भी अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। नैनीताल पुलिस के द्वारा वृहद सत्यापन अभियान और अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च निकाला गया है कि जो लोग सत्यापन नहीं अभी तक करा पाए हैं वो लोग अपने सत्यापन करवा लें और वृहद अतिक्रमण जिन्होंने किया हुआ है वो अतिक्रमण हटा लें। ये एक मैसेज है नैनीताल पुलिस का शहर की जनता को। कोटद्वार के भाबर क्षेत्र में एक किसान ने स्मार्ट किसान का उदाहरण दिया है, जिसने साधारण गेहूं की बजाय काले गेहूं का उत्पादन किया। इससे किसान को 3 गुना मुनाफा हुआ। काले गेहूं बाजार में आपको बता दें कि 6000 क्विंटल तक बिक रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इसकी तारीफ भी की। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अन्य किसानों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। काले गेहूं यहाँ उगाए हैं और उस काले गेहूं का जो आजकल पूरे हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं सबसे बढ़िया आटा उसका है, ग्लूटेन फ्री आटा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आटा है, वो आज हमें कोटद्वार में दिख रहा है। एक एक्सपेरिमेंट किसान भाई ने किया था और मैं बहुत खुश हूँ कि कोटद्वार में इस तरह की चीज़ हो रही है। 6000 रुपये क्विंटल तक उसकी प्राइसिंग हो रही है। ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर हो रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं कांता को बहुत बधाई भी देती हूँ और आशा करती हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर कोटद्वार के और लोग भी ट्रेडिशनल खेती से अब थोड़ा सा मॉडर्न खेती की तरफ, नई खेती की तरफ लोग बढ़ेंगे और हाथ बढ़ाएंगे। किसानों की आमदनी दुगनी तिगनी हो, इस तरह की खेती करने से अवश्य मुझे लगता है आमदनी दुगनी होगी। फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।